नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है, पीएफ खाता धारक है, हायर पेंशन का विकल्प चुनना चाहते हैं, लेकिन हायर पेंशन को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन आपके मन में है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम 25 ऐसे सवालों के जवाब आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए जानने यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। जैसे कि किसे यहाँ पर हायर पेंशन का लाभ मिलने वाला है, किसे हायर पेंशन का लाभ नहीं मिलने वाला है, हायर पेंशन का लाभ यदि आप मिलेंगे तो कितना पैसा आपको यहाँ पर जो है काट के जमा करना होगा, पैराग्राफ 26(6) क्या है, पैराग्राफ 11(3) क्या है, पैराग्राफ 11(4) क्या है, ये सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है, हायर पेंशन से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बेसिक से सारी चीज़ें यहाँ पर समझते हैं ताकि हर उस पेंशन धारक को भी उनके सवालों के जवाब मिल जाए जिसको यहाँ पर छोटे मोटे सारे कन्फ्यूजन हो, वो सारे कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो लगभग 25 ऐसे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिलेंगे जो कि पेंशन से जुड़े हैं, और इन सवालों के जवाब में कुछ सवालों के जवाब तो ईपीएफओ ने खुद यहाँ पर हायर पेंशन से रिलेटेड दिए हैं, कुछ सवालों के जवाब कई एक्सपर्ट्स ने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में दिए हैं। उन सभी को संजो कर यहाँ पर जो है यह पूरा वीडियो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं बेसिक से। सबसे पहला सवाल यही कि ईपीएफओ आखिर होता क्या है। तो ईपीएफओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संस्था है जो कि 20 या 20 से अधिक कर्मचारी जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ के लिए जो है ईपीएफओ के नियम लागू होते हैं। आप भी किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ पर 20 या 20 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, तो वहाँ पर ईपीएफओ के नियम लागू होंगे। ईपीएफओ के नियम के तहत आपको जो वेतन मिल रही है उस वेतन की बेसिक प्लस डीए जो कि 15,000 रुपये से अधिक नहीं है, वर्तमान में 15,000 रुपये की सीलिंग लिमिट के हिसाब से 12% का कंट्रीब्यूशन आपको ईपीएफओ में करना होता है। इतना ही 12% आपके नियोक्ता के द्वारा आपके पीएफ खाते में जमा किया जाता है, लेकिन उसका 8.33% पैसा ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में चला जाता है, और यही 8.33% पैसे को लेकर यहाँ पर हायर पेंशन स्कीम आई है जो कि आपको 3 मई 2023 तक के लिए एलिजिबल है। आप चाहे तो यहाँ पर जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होना ज़रूरी है कि इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा यहाँ पर देखना है। सेकंड सवाल यहाँ पर यह है कि ये ईपीएस 1995 पेंशन स्कीम आखिर क्या है, ईपीएस पेंशन स्कीम क्या है। तो इसका जवाब है किसी भी ईपीएफओ खाताधारक को यानी कि मेंबर को सैलरी से हर महीने एक तय अमाउंट बेसिक वेतन का 12% ईपीएफओ में जमा करना होता है। इतना ही कर्मचारी के नियोक्ता द्वारा भी यानी कि बेसिक वेतन का 12% जमा किया जाता है, जिसका 3.67% हिस्सा ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड में चला जाता है, लेकिन 8.33% हिस्सा ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा होता है। यहाँ पर पहले सीलिंग लिमिट यानी कि 2014 के पहले 5,000 रुपये 6,500 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 2014 में 15,000 रुपये किया गया था। और यहाँ पर सीलिंग लिमिट का मतलब ये है कि आपकी वेतन चाहे 1 लाख रुपए भी क्यों ना हो, आपको सीलिंग लिमिट 15,000 रुपये के हिसाब से ही 12% आपके पीएफ खाते में यहाँ पर जमा करना होता था। अब इसके हिसाब से यदि आपने 10 साल तक ईपीएफओ में योगदान दिया तो 58 वर्ष की उम्र के बाद आपको जो है यहाँ पर पेंशन मिलती है। यह पेंशन न्यूनतम 1,000 रुपये से लेकर 7,500 रुपये के बीच में हो सकती है। दूसरी याद रखने वाली बात यह है कि ये जो ईपीएस फंड में जो आपका पैसा जमा हुआ है, ये पैसे को आप निकाल नहीं सकते, विड्रॉल नहीं कर सकते, बस इसका जो है आप पेंशन ही यहाँ पर ले सकते हैं। यदि आप 10 साल के पहले चाहे तो इस पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन 10 साल के बाद आप इस पैसे को निकाल नहीं सकते। आपका जो पीएफ के फंड है, ईपीएफ का जो फंड है, उसी पैसे को आप निकाल सकते हैं, और उसी पर आपको जो है गवर्नमेंट की ओर से ब्याज भी दिया जाता है। इस ईपीएस पेंशन फंड पे आपको ब्याज भी नहीं मिलता है। अब आते हैं हमारे तीसरे सवाल पे, और यहीं से चालू होती है हायर पेंशन की कहानी। अभी तक तो आपने ये समझा कि पीएफ क्या है और ईपीएस पेंशन क्या है, तो आप समझते हैं ये हायर पेंशन क्या है। यदि कोई कर्मचारी ईपीएफओ का खाताधारक है, वो सैलरी से हर महीने अपना तय अमाउंट यानी कि बेसिक वेतन का 12% ईपीएफओ में जमा करता है, इतना ही उसका नियोक्ता भी जमा करता है, जिसका 3.67% पैसा ईपीएफओ में चला जाता है। तो इससे तो जो है हायर पेंशन को मतलब है नहीं। बच्चा जो 8.33% हिस्सा जो कि ईपीएस पेंशन में आता है, इसी पर जो है हायर पेंशन की कहानी यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर सरकार की ओर से ईपीएफओ में सीलिंग लिमिट भी है। सीलिंग लिमिट का मतलब आपकी वेतन कितनी भी हो, जैसे कि वर्तमान में 15,000 रुपये की सीलिंग लिमिट है, यानी कि आपकी वेतन 1 लाख रुपए भी है, तब भी आपकी वेतन को 15,000 रुपये ही माना जाए, और उसका 12% यानी कि 1,250 रुपये हर महीने आपके
जेब से ईपीएफओ के खाते में जमा होगा और इतना ही आपका नियोक्ता भी इस खाते में जमा करेगा। लेकिन अब ये हायर पेंशन क्या है? हायर पेंशन का मतलब कि आप यदि चाहते हैं कि आप इस सीलिंग लिमिट 15,000 पर कंट्रीब्यूशन ना करें, यानी कि आप चाहते हैं कि आप 15,000 रुपये की सीलिंग लिमिट पर यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ना करें, बल्कि आप चाहते हैं कि आपका वेतन 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए का पूरा 12% आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। इस हिसाब से आप 8.33% पैसा पूरा 1 लाख के ऊपर आप ईपीएस पेंशन में जमा करना चाहते हैं। इसी को यहाँ पर जो है हायर पेंशन यहाँ पर कहते हैं। अब सवाल आता है कि 1/9/2014 को ऐसा क्या हुआ था, 1/9/2014 को पेंशन स्कीम में क्या क्या संशोधन किए गए थे। तो यहाँ पर कुछ बेसिक संशोधन किए गए जिसको लेकर यहाँ पर जो है कुछ समस्याएं भी खड़ी हुई। सीलिंग लिमिट जो पहले 6,500 रुपये थी, इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया। न्यूनतम पेंशन 1,000 की गारंटी दी गई, जो पहले 1,000 रुपये की गारंटी यहाँ पर नहीं थी। पेंशन की गणना जो पहले आखिरी 12 महीने के आधार पर होती थी, उसे आखिरी 60 महीने के आधार पर करने के लिए कहा गया। इस तरह के कुछ संशोधन यहाँ पर किए गए। अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला यहाँ पर क्यों गया, कोर्ट तक ये मामला यहाँ पर क्यों गया। जब 1/9/2014 को यहाँ पर कुछ संशोधन लाए गए, इसमें इस संशोधन को भी लाया गया कि अभी तक जो हायर पेंशन की स्कीम थी वो तो थी, लेकिन अब आगे जो है कर्मचारियों को हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी यदि ये चाहता है कि वो हायर पेंशन चुनना चाहता है तो अभी जो है 1/9/2014 से लेकर 6 महीने के बीच में वह हायर पेंशन का विकल्प चुन ले, और यदि नहीं चुन रहा है तो ये समझा जाएगा कि उसे जो है हायर पेंशन नहीं चाहिए। ऐसे में पैराग्राफ 11(3) और पैराग्राफ 11(4) भी यहाँ पर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए थे, जिन्हें आगे हम यहाँ पर समझेंगे। तो इसी को लेकर कई कर्मचारियों को इस बारे में जानकारी नहीं मिली कि यहाँ पर हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए ईपीएफओ ने केवल 6 महीने की डेडलाइन दी है, और कई जो कर्मचारी हायर पेंशन का विकल्प चुन चुके थे उनकी भी हायर पेंशन यहाँ पर बंद कर दी गई। ऐसे में लोगों ने हाई कोर्ट के दरवाजे यहाँ पर खटखटाए। हाई कोर्ट में ये केस गया, दिल्ली हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट से भी इस पर फैसले आए। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2019 में अपना फैसला यहाँ पर सुना दिया था, लेकिन ईपीएफओ ने फिर से एक रिव्यू पिटीशन दायर किया था, और उस रिव्यू पिटीशन के एवज में यहाँ पर अब जो इसका अंतिम फैसला निकल कर आया 4/11/2022 को, उसमें जो है मोटा मोटी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कम शब्दों में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब ये था कि उस समय जब ईपीएफओ ने ये संशोधन लाए, 6 महीने का समय दिया, तो जिन कर्मचारियों को यहाँ पर यह समय नहीं मिल पाया, जिन कर्मचारियों को यहाँ पर यह सूचना नहीं मिल पाई, वो सभी कर्मचारी यहाँ पर जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे, और वो सभी कर्मचारी यहाँ पर जो है दोबारा से उन्हें जो है ऐसा समय दिया जाए कि वह हायर पेंशन का विकल्प चुन सके। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च 2023 तक का यहाँ पर समय दिया था, जिसे कि ईपीएफओ ने इसकी डेडलाइन आगे बढ़ा दी है, और 3 मई 2023 तक का कर्मचारियों को समय दिया है कि यदि आप एलिजिबल है तो हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि ईपीएफओ का इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहना है, किन किन लोगों को ईपीएफओ एलिजिबल मानता है हायर पेंशन के लिए। तो ईपीएफओ ने अपने सर्कुलर यहाँ पर निकाले, 2 अलग अलग सर्कुलर निकाले। एक सर्कुलर 1/9/2014 के पहले वाले कर्मचारियों के लिए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए, पेंशन धारकों के लिए निकाला। दूसरा सर्कुलर 1/9/2014 के बाद वाले कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर निकाला। तो यदि आप यहाँ पर 1/9/2014 के पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, आपने 1/9/2014 के पहले रिटायरमेंट ले लिया है, तो आपके लिए क्या नियम लागू होंगे वो यहाँ पर जो है समझ लीजिए। सबसे पहली कंडीशन कि यदि आप 1/9/2014 के पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं, आपने हायर पेंशन के लिए विकल्प का प्रयोग किया था, यानी कि हायर पेंशन चुनने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन ईपीएफओ के ओर से उसे निरस्त कर दिया गया था, और आपने 5,000 या 6,500 की सीलिंग लिमिट के ऊपर कंट्रीब्यूशन किया था, तभी जो है आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल है। अब इन 3 पॉइंटों को यहाँ पर समझते हैं। मान लो कि आप 1/9/2014 के पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, तो आपको ये यहाँ पर पता होना चाहिए कि 1/9/2014 के पहले ऐसी स्कीम थी जो कि हायर पेंशन का विकल्प देती थी। अब ये आपको पता रहता है तो आपने यहाँ पर हायर पेंशन का प्रयोग भी जरूर किया होगा। अब ईपीएफओ ने इसे निरस्त कर दिया, इसका मतलब ये है कि ईपीएफओ ने वो 6 महीने का पीरियड दिया था कि यदि 6 महीने के भीतर यदि आपको हायर पेंशन मिल रही है तब भी आपको दोबारा से इसे रिन्यू करवाना है। यदि आप रिन्यू नहीं करवाते हैं तब भी ईपीएफओ यह मानेगा कि आप जो है हायर पेंशन का विकल्प नहीं चुनना चाहते। ऐसे में आपके फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा। हायर पेंशन मिल रही है तब भी इसे निरस्त कर दिया जाएगा, पेंशन देना बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसे कर्मचारी, ऐसे पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर जो है ये सारे नियम लाए गए कि आप 1/9/2014 के पहले सेवानिवृत्त थे, आपने हायर पेंशन का विकल्प चुना था, लेकिन ईपीएफओ ने उसे निरस्त कर दिया था,
और आपने उस समय की सीलिंग लिमिट जो 5,000 या 6,500 रुपये थी उसके ऊपर योगदान किया था, तो आप दोबारा से यहाँ पर 3 मई 2023 तक अपना हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन URL लिंक भी प्रोवाइड कर दी गई है। अब दूसरा जो सर्कुलर EPFO ने लाया वो लाया 1/9/2014 के बाद वाले कर्मचारियों के लिए या 1/9/2014 को जो कर्मचारी सेवा में थे उनके लिए। EPFO ने कहा कि 1/9/2014 को सेवा में रहे हो या 1/9/2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए हो, ये थी पहली कंडीशन। दूसरी कि पहले कभी भी आपने हायर पेंशन का विकल्प नहीं चुना हो, पैराग्राफ 11(3) के तहत पहले कभी भी आपने हायर पेंशन का विकल्प नहीं चुना हो पैराग्राफ 11(3) के तहत, और आपने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की सीलिंग लिमिट के ऊपर यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया हो, योगदान किया हो, तो अब जो है अभी आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल है। अब यदि आप 1/9/2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं या 1/9/2014 को सेवा में थे, जो एक संशोधन आया, इसके बाद जो सीलिंग लिमिट थी वो 5,000 रुपये 6,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपये हो चुकी थी, यानी कि आप 1/9/2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, तो ये पॉइंट आपके लिए एलिजिबल है। अब आपको उस समय तक ऐसा कुछ पता ही नहीं था, आप कोई नए एम्प्लॉय थे या नई ज्वाइनिंग थी, आपको यहाँ पर यह पता ही नहीं था कि हायर पेंशन जैसी भी कोई चीज़ मिल रही है, आपने पैराग्राफ 11(3) के तहत हायर पेंशन का विकल्प कभी चुना ही नहीं, तो आपके लिए जो है यहाँ पर ये पेंशन स्कीम यहाँ पर है। आप यदि इन कंडीशंस के अंतर्गत आते हैं तो आप भी अभी जो है हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जो लोग 1/9/2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे वे अब हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पर इसका जवाब है यदि उन्होंने अपनी सेवा अवधि के दौरान उच्च पेंशन का विकल्प चुना था और EPFO ने उसे जो है निरस्त कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था, तब आप जो है अभी यहाँ पर हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए एलिजिबल है। अगला हमारा प्रश्न है कि क्या वे लोग जो 1/9/2014 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं अब हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं, उसके लिए पात्र है? तो हाँ, वे लोग भी यहाँ पर पात्र है, लेकिन शर्त है कि उन्होंने वास्तविक वेतन पर EPFO में योगदान किया हो, यानी कि जो सीलिंग लिमिट उस समय 5,000 6,500 रुपये थी उसके ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन किया हो और 1/9/2014 से पहले उच्च पेंशन का विकल्प कभी भी नहीं चुना हो, तो जो है वह यहाँ विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं, हायर पेंशन चुन सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जो लोग वर्तमान में EPFO के सदस्य हैं, EPFO में काम कर रहे हैं, यानी कि सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, क्या वे भी हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं? तो इसके लिए जवाब है यदि सदस्य 1/9/2014 से पहले EPFO का मेंबर है, 1/9/2014 से पहले ड्यूटी ज्वाइन की है, 1/9/2014 के समय जब ये संशोधन लाया था तब भी उसका EPFO में कंट्रीब्यूशन यहाँ पर चालू था और अभी उसकी नौकरी यहाँ पर चालू है, अभी वह नौकरी कर रहा है, तो वह विकल्प चुन सकता है। लेकिन उसके लिए भी शर्तें यही है कि उसने वास्तविक वेतन पर EPFO में योगदान किया हो, यानी कि सीलिंग लिमिट के ऊपर योगदान किया हो और 1/9/2014 से पहले उच्च पेंशन का विकल्प पहले कभी भी नहीं यहाँ पर चुना हो। अगला हमारा प्रश्न है कि क्या 1/9/2014 के बाद EPFO या EPS 95 पेंशन में शामिल हुए लोग अब हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं, हायर पेंशन के लिए पात्र है? तो इसका जवाब है नहीं। आपने यहाँ पर नौकरी 1/9/2014 के बाद शुरू की है, 1/9/2014 के बाद आपने EPFO में कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया है, तो आपके लिए हायर पेंशन स्कीम यहाँ पर नहीं है। अगला हमारा सवाल है कि EPFO का पैराग्राफ 26(6) क्या है? EPFO ने अपने जो सर्कुलर लाए, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया, उसमें पैराग्राफ 26(6) का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है, तो ये भी समझना जरूरी है कि ये पैराग्राफ 26(6) आखिर क्या है। तो यहाँ पर EPFO का पैराग्राफ 26(6) वह प्रावधान है जिसके द्वारा समस्त वैधानिक सीमा से अधिक EPFO में योगदान करने का विकल्प चुन सकता है। यानी कि EPFO का पैराग्राफ 26(6) आपको इस तरह की छूट देता है ताकि आप सीलिंग लिमिट के ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। आप यदि चाहते हैं, आपका नियोक्ता यदि चाहता है, तो दोनों की सहमति से आप अपनी सीलिंग लिमिट, जैसे कि वर्तमान में 15,000 रुपये की सीलिंग लिमिट है और आपकी सैलरी यहाँ पर 1 लाख रुपए है, तो आप चाहे और आपका नियोक्ता चाहे तो आप 15,000 रुपये की सीलिंग लिमिट नहीं बल्कि 1 लाख रुपए की आपकी वास्तविक वेतन पर आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसका अधिकार आपको पैराग्राफ 26(6) यहाँ पर देता है। इसके लिए सदस्य और नियोक्ता को संयुक्त रूप से लिखित रूप में एक आवेदन जमा करना होता है, जिसे कि हम ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म यहाँ पर कहते हैं, और इसके ऊपर इसे EPFC यानी कि EPFO की ओर से यहाँ पर मंजूरी देना होता है। इसके बाद यह पैराग्राफ 26(6) लागू हो जाता है।
आपका सीलिंग लिमिट के ऊपर कंट्रीब्यूशन होना यहाँ पर चालू हो जाता है, वास्तविक वेतन पर कंट्रीब्यूशन चालू हो जाता है। तो यही काम यहाँ पर पैराग्राफ 26(6) करता है। अब यहाँ पर सवाल है कि क्या पैराग्राफ 26(6) के तहत विकल्प अभी चुनने के लिए अनिवार्य है? क्या अभी भी आपको पैराग्राफ 26(6) के तहत ही हायर पेंशन का विकल्प मिलेगा? तो जवाब है हाँ। उच्च पेंशन का विकल्प केवल तभी प्रस्तुत किया जा सकता है जब कोई सदस्य अपने वास्तविक वेतन पर, यानी कि उसको जो वेतन मिल रही है सीलिंग लिमिट के अलावा, जैसे कि सीलिंग लिमिट 15,000 है, आपको वेतन मिल रही है वास्तविक वेतन 1 लाख रुपए, तो वास्तविक वेतन पर यानी कि 1 लाख रुपए पर ईपीएफओ के पैराग्राफ 26(6) के तहत विकल्प का प्रयोग करके योगदान दे रहा हो, तभी जो है वह हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हो सकता है। अगला प्रश्न है कि ईपीएस 1995 के तहत पैराग्राफ 11(3) क्या है? पैराग्राफ 11(3) का भी बहुत जिक्र ईपीएफओ के सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किया है, तो इसे भी समझते हैं। तो पूर्व संशोधित ईपीएस 1995 यानी कि 1/9/2014 के पहले, जब ये संशोधन नहीं आया था उसके पहले, पैराग्राफ 11(3) यानी कि 16/11/1995 जब यह स्कीम लाई गई थी, उस समय वास्तविक वेतन पर या नियोक्ता के साथ संयुक्त विकल्प प्रस्तुत करके जो भी बाद में वैधानिक सीमा से अधिक हो, उस दिन से वास्तविक वेतन पर पेंशन योजना के लिए योगदान करने का विकल्प प्रदान करता है। यानी कि जब 16/11/1995 को स्कीम लाई गई थी, उसके पैराग्राफ 11(3) यह कहता था कि यदि आप वास्तविक वेतन पर अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आप जो है जो सीलिंग लिमिट यानी कि वैधानिक सीमा है उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये अनुमति उस समय यहाँ पर पैराग्राफ 11(3) आपको यहाँ पर देता था। अब यहाँ पर सवाल है कि पैराग्राफ 11(4) क्या होता है? पैराग्राफ 11(3) तो हमने समझा। पैराग्राफ 11(4) ये है कि ईपीएस 1995 के संशोधन यानी कि 1/9/2014 के बाद, जो कि 1/9/2014 के पहले जो संशोधन था 16/11/1995 का था, उसमें पैराग्राफ 11(3) था, जिसे ही संशोधित करके पैराग्राफ 11(4) यहाँ पर बनाया गया, और जिसमें यह बताया गया कि 1/9/2014 को जो संशोधन लाया उसमें पैराग्राफ 11(3) को हटा दिया गया था। पैराग्राफ 11(3) नहीं था, यानी कि आप हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए अनुमति आपको नहीं मिल सकती। लेकिन पैराग्राफ 11(4) में आपको कुछ अनुमति यहाँ पर दी गई थी कि पैराग्राफ 11(3) के तहत आपने हायर पेंशन के विकल्प का प्रयोग किया है। पैराग्राफ 11(3) जो कि 1/9/2014 के पहले लागू था, 1/9/2014 को खत्म कर दिया गया था, यानी कि 1/9/2014 के पहले आपने हायर पेंशन का विकल्प चुना है पैराग्राफ 11(3) के तहत, तो आपको पैराग्राफ 11(4) यहाँ पर यह सुविधा प्रदान करता है कि आप दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट जमा करें, आप जो है हायर पेंशन को रिन्यू यहाँ पर करवाए, और इसके लिए 6 महीने का समय यहाँ पर जो है ईपीएफओ ने सभी कर्मचारियों को दिया था। यानी कि उस समय जिन कर्मचारियों ने हायर पेंशन का विकल्प चुन लिया था उन्हें भी 6 महीने का समय दिया था कि आप पैराग्राफ 11(3) के तहत आपने यहाँ पर हायर पेंशन का विकल्प चुना है, आपके हायर पेंशन का कंट्रीब्यूशन पैराग्राफ 11(3) के तहत हो रहा है, लेकिन आपको पैराग्राफ 11(4) के तहत उसे रिन्यू करवाना है 6 महीने के भीतर, तभी ये माना जाएगा कि आप हायर पेंशन लेने के लिए एलिजिबल है और आप हायर पेंशन लेना चाहते हैं। यदि आप रिन्यू नहीं करवाते हैं तब भी ईपीएफओ यह मानेगा कि आप हायर पेंशन नहीं लेना चाहते और आपकी हायर पेंशन बंद कर दी जाएगी। यहीं से जो है पूरा केस यहाँ पर बिगड़ा, यहीं से जो है पूरी समस्या यहाँ पर खड़ी हुई। अब यहाँ पर सवाल आता है कि यदि कोई सदस्य जिसने पैराग्राफ 11(3) के तहत विकल्प चुना था, यानी कि 1/9/2014 के पहले जब पैराग्राफ 11(3) यहाँ पर एक्टिव था, विकल्प चुना था, 1 वर्ष के भीतर अपने विकल्प का नवीनीकरण नहीं करता है तो क्या होगा? यदि उसने पैराग्राफ 11(3) के तहत कंट्रीब्यूशन किया हो, अपनी पूरी वास्तविक वेतन पर कंट्रीब्यूशन किया हो, हायर पेंशन के लिए विकल्प चुन लिया हो, लेकिन उसने 1/9/2014 को जब यह नए नियम आए तब इस फॉर्म को रिन्यू नहीं करवाया तो क्या होगा? तो पैराग्राफ 11(4) के तहत 1 वर्ष के भीतर उसका विकल्प रद्द कर दिया जाएगा और वैधानिक सीमा से अधिक प्राप्त अंशदान को ईपीएफओ में भेज दिया जाएगा। यानी कि आपका पैराग्राफ 11(3) के तहत यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हो रहा था, आपने पैराग्राफ 11(4) के तहत उसे रिन्यू नहीं करवाया तो ईपीएफओ ये मान लेगा कि आपको हायर पेंशन यहाँ पर नहीं चाहिए और आपका जो भी अंशदान है उसे पेंशन फंड से निकालकर ईपीएफ फंड में यहाँ पर जो है जमा कर देगा और आपकी हायर पेंशन यहाँ पर बंद हो जाएगी। अब सवाल है, यदि एक सदस्य ने पैराग्राफ 11(3) के तहत विकल्प चुना है और 1 वर्ष के भीतर पैराग्राफ 11(4) के तहत विकल्प का नवीनीकरण नहीं किया है, तब क्या वह अभी विकल्प का प्रयोग कर सकता है? यानी कि पैराग्राफ 11(3) के तहत 1/9/2014 को उसने हायर पेंशन का विकल्प चुना था, लेकिन पैराग्राफ 11(4) के तहत 1/9/2014 के बाद उसे नवीनीकरण नहीं करवाया, तो क्या वह हायर पेंशन अभी यहाँ पर चुन सकता है? तो इसका जवाब है नहीं।
क्योंकि उसका विकल्प उसकी अपनी निष्क्रियता के कारण यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। वह अपने विकल्प को नवीनीकृत नहीं कर सकता है, वह दोबारा हायर पेंशन के लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं माना जा रहा है। यहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें समझी कि पैराग्राफ 26(6) क्या है, पैराग्राफ 11(3) क्या है, पैराग्राफ 11(4) क्या है, हायर पेंशन क्या है, ईपीएफओ का सर्कुलर क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। लेकिन अब यहाँ पर जो है इस चीज़ को समझते हैं कि अब मोटा मोटी फाइनल एक चीज़ ये कि अब यहाँ पर हायर पेंशन के लिए कौन एलिजिबल है, हायर पेंशन कौन चूज सकता है। तो इसका जवाब है वो लोग जो 1/9/2014 के पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं। अपनी सेवा के दौरान उन्होंने हायर पेंशन का विकल्प चुना था, लेकिन ईपीएफओ ने उनके प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था, ईपीएफओ ने हायर पेंशन के विकल्प को निरस्त कर दिया था, वो दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग 1/9/2014 को या उसके बाद में सेवा में है या सेवानिवृत्त हुए हैं और उन्होंने पहले कभी भी यहाँ पर जो है हायर पेंशन का विकल्प नहीं चुना था, लेकिन सीलिंग लिमिट के ऊपर कंट्रीब्यूशन किया है, वो हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि कौन उच्च पेंशन के लिए पात्र नहीं है, किसके लिए यह स्कीम नहीं है। तो इसके लिए 4 तरह की कैटेगरी है। जो बिना किसी विकल्प का प्रयोग किए 1/9/2014 के पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके लिए यह स्कीम नहीं है। यानी कि आपने हायर पेंशन नाम का कोई भी फॉर्म कभी भी नहीं भरा है, 1/9/2014 के पहले आप रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो हायर पेंशन आपके लिए नहीं है। दूसरा, जो वैधानिक सेवा पर ईपीएफओ में योगदान कर रहे हैं, यानी कि उस समय की सीलिंग लिमिट 5,000 रुपये और 6,000 रुपये, उससे कम पर ही आपने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया है। इस समय की वर्तमान सीलिंग लिमिट 15,000 रुपये, इसके अंडर में ही आप यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ऐसे में आपके लिए भी हायर पेंशन यहाँ पर नहीं है। आपने सीलिंग लिमिट के ऊपर ही यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया है, तभी आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल है। तीसरी चीज़, पैराग्राफ 11(3) के तहत विकल्प दिया था, लेकिन पैराग्राफ 11(4) के तहत 1 वर्ष के भीतर उसे नवीनीकृत नहीं किया था, तब भी आपको अब यहाँ पर हायर पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। और जो 1/9/2014 के बाद ईपीएस पेंशन स्कीम में शामिल हुए हैं, ईपीएफओ के नए मेंबर जो 1/9/2014 के बाद ज्वाइन किए हैं, उन्हें भी हायर पेंशन का स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। अगला सवाल हमारा है कि ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म कैसे भरा जाए। तो ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन यहाँ पर जो है ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरना होगा। इसके लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर ईपीएफओ ने लिंक दे रखे हैं, आप जो है इन लिंक पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पर आते हैं तो यहाँ पर जो है आपको यह लिंक दिया हुआ है, जिससे कि मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगला सवाल है कि हायर पेंशन का विकल्प चुन लिया जाए तो एम्प्लॉयर को मेरे लिए ज़्यादा पैसे जमा करना होगा। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो है ज़्यादा पैसे यहाँ पर जमा नहीं करने होंगे, बल्कि आपका जो फंड ईपीएफ का फंड है और ईपीएस पेंशन का फंड है, इन फंड के कंट्रीब्यूशन में यहाँ पर जो है बदलाव होगा। जैसे कि अभी तक की बातों से हमें स्पष्ट हुआ कि आपने कंट्रीब्यूशन सीलिंग लिमिट के ऊपर ही किया है, यानी कि आपकी जो वास्तविक वेतन है उस पर ही आपने कंट्रीब्यूशन किया है, तभी आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल है। तो ऐसे में मान लो कि आपकी 1 लाख रुपए यहाँ पर वेतन है, तो इस 1 लाख रुपए पर 8.33% यानी कि 8,330 रुपये प्रति महीने आपके पेंशन फंड में यहाँ पर जमा होंगे और 3.67% पैसा यानी कि 3,670 रुपये आपके ईपीएफ फंड में जमा होंगे। इस तरह से ईपीएफ फंड में थोड़े पैसे की कमी आएगी और पेंशन फंड में पैसे यहाँ पर जो है ज़्यादा जमा होंगे। इसी हिसाब से आपकी पेंशन भी यहाँ पर जो है ज़्यादा बनेगी। अब यहाँ पर सवाल है कि ज़्यादा पेंशन का मतलब कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर बनेगी, इसे भी समझते हैं। सब लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हायर पेंशन चुन लो, आपकी पेंशन इतनी बढ़ जाएगी उतनी बढ़ जाएगी। तो कितनी बढ़ जाएगी ये भी जानना यहाँ पर जरूरी है। पहले पीएफ खाताधारक के लिए पेंशन की गणना 6,500 रुपये की सीलिंग लिमिट के आधार पर होती थी। यदि आप हायर पेंशन नहीं चुनते हैं तो 6,500 रुपये की सीलिंग लिमिट उस समय की या वर्तमान की मानो तो 15,000 रुपये की सीलिंग लिमिट के आधार पर यहाँ पर गणना होती है। इसका सूत्र है पेंशन योग्य वेतन यानी कि आपकी सीलिंग लिमिट जो कि 15,000 अभी है, उसमें नौकरी के साल जितने भी वर्ष आपने नौकरी की और उससे भाग देना है 70 का। ऐसे में यदि मान लो कि कोई व्यक्ति 35 साल तक यहाँ पर नौकरी करता है रिटायरमेंट के बाद, जबकि उसकी सीलिंग लिमिट 6,500 थी, तो उसे अधिकतम पेंशन 3,250 रुपये यहाँ पर मिलेगी, जो कि 1/9/2014 को सीलिंग लिमिट बढ़ाई गई, 15,000 रुपये की गई। इस हिसाब से यदि देखा जाए, यही फार्मूला लगाया जाए तो अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये बनेगी। लेकिन वहीं पर यदि हायर पेंशन के मामले में इसे देखा जाए तो अभी पेंशन का कैलकुलेशन का गणना आखिरी 60 महीने के आधार पर की जाती है और आपकी वेतन मान लो 1 लाख रुपए यहाँ पर है, 60 महीने का औसतन वेतन। ऐसे में आपकी 1 लाख के साथ आपने जितने भी वर्ष नौकरी की उसमें 70 का भाग देना होगा। मान लो कि आपने 35 साल यहाँ पर नौकरी की तो 1 लाख गुणित 35 और उसमें आपको भाग देना है 70 का।
ऐसे में आपकी वेतन बन जाती है यहाँ पर 50,000 रुपये। यानी कि लगभग आप यहाँ पर यह मान के चल सकते हैं कि जो आपकी अंतिम वेतन है, जो आपके औसतन 60 महीने की अंतिम वेतन है, उससे लगभग आधा आपको यहाँ पर जो है पेंशन मिल सकती है। जो पेंशन पहले आपको अधिकतम 7,500 रुपये मिलती थी, वो पेंशन आपको जो है यहाँ पर 50,000 रुपये तक मिल सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी यहाँ पर कितनी है। कैलकुलेशन को अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए का यूज़ किया है। अब सवाल है कि यदि मैं हायर पेंशन का विकल्प चुनता हूँ तो मेरी मंथली टेक होम सैलरी यानी कि जो वेतन कर्मचारी को मिल रही है, क्या उसमें कोई कमी आएगी, उस पर कोई असर पड़ेगा? तो एक्सपर्ट लोग यहाँ पर मानते हैं कि कर्मचारियों के हाथ में आने वाली वेतन में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जो वेतन उनको यहाँ पर मिल रही थी वो वेतन तो मिलेगी, उस पर जो 12% यहाँ पर कटता है, नियोक्ता जमा करता है, उस हिसाब से यह पेंशन बनती है। इसलिए कर्मचारी की वेतन में यहाँ पर जो है कोई बदलाव नहीं होगा। फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि यदि कर्मचारी की वेतन में बदलाव नहीं होगा तो कर्मचारी पर इसका असर आखिर पड़ेगा क्या? तो इसका जवाब है असर आपके रिटायरमेंट फंड पर यहाँ पर पड़ेगा। जब आप रिटायरमेंट होंगे तो इसके लिए पीएफ खाते में जमा रकम हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने की वजह से कम हो जाएगी। आपका पीएफ में जो फंड है, एक मुश्त राशि जब आप रिटायरमेंट के समय निकाल सकते थे, वो जो है यहाँ पर कम हो जाएगी, क्योंकि वो पैसा ईपीएस फंड में यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए आपको एक मुश्त रकम कम मिलेगी और पेंशन बढ़कर मिलेगी। अगला सवाल है हायर पेंशन चुनना चाहिए या नहीं। ये बहुत ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जवाब आपको कोई नहीं दे सकता, इसका जवाब आपको खुद ही यहाँ पर जो है सोचना होगा। कुछ प्रमुख पॉइंट पर हम आने वाले वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हायर पेंशन आपको चुनना चाहिए या नहीं। लेकिन फिर भी यदि आपकी जो है वेतन यहाँ पर अभी अच्छी खासी है, रिटायरमेंट की एज नज़दीक आ रही है, तो ऐसे में आपको फंड पर यहाँ पर फोकस करना चाहिए। और यदि आपको रिटायरमेंट को अभी समय है, सैलरी अच्छी है, तो आप जो है पेंशन पर फोकस कर सकते हैं। अगला सवाल है कि क्या मैं हायर पेंशन के लिए एनरोल कर सकता हूं? तो इसका जवाब है कि यहाँ पर ये बात जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि ये योजना सभी लोगों के लिए नहीं है। जैसे मैंने आपको ऊपर से सभी क्वेश्चन आंसर में ये क्लियर किया कि किन लोगों के लिए यह योजना है, किन लोगों के लिए नहीं है। तो जिन लोगों के लिए यह योजना है वही लोग जो है इसमें एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ वही इसका चुनाव कर सकते हैं जो 1/9/2014 को संशोधन के समय या उसके पहले ईपीएफओ के सदस्य रहे हो, उसी के लिए यह योजना है। ईपीएफओ ने इसे चुनने के लिए 6 महीने तक के लिए अपनी विंडो खोली थी, लेकिन उस समय आपने चयन नहीं किया था, इसलिए दोबारा से 3 मई 2023 तक इसका चुनाव का विकल्प दिया गया है। अगला सवाल है हायर पेंशन का कैलकुलेशन कैसा होगा। तो इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन ईपीएफओ की ओर से आना बाकी है, ऑफिशियल नियमावली आना बाकी है। मोटा मोटी तौर पर इसका कैलकुलेशन जो आपकी आखिरी 60 महीने की औसतन वेतन होगी, मान लो कि वह 1 लाख है, तो आपकी पेंशन 50,000 रुपये यहाँ पर बनेगी, जो कि मोटा मोटी हिसाब है। अगला सवाल है कि क्या फंड भी जमा करना होगा। तो जी हाँ, यदि आप हायर पेंशन का विकल्प चुन रहे हैं तो आपको फंड के तौर पर पैसे भी जमा करने पड़ सकते हैं। यदि आप हायर पेंशन का विकल्प चुन रहे हैं, आपके ईपीएस फंड में उतने पैसे नहीं है, अभी आपको ज़्यादा पैसे जमा करने पड़ रहे हैं, तो आपके ईपीएफ के फंड से ईपीएस में यहाँ पर जो है पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और फिर भी यदि ईपीएस फंड की पूर्ति यहाँ पर नहीं होती है, आपको जो पेंशन यहाँ पर चाहिए, जो हायर पेंशन आपकी बन रही है उसके हिसाब से, तो आपको जो है यहाँ पर पैसे भी जमा आपकी जेब से करने पड़ सकते हैं। इसके लिए नियमावली आनी बाकी है, और जैसे ही नियमावली आती है आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूँ इन 25-26 सवालों में से आपके भी सवाल के जवाब आपको यहाँ पर मिल गए होंगे, और डिटेल में आपको ईपीएस 95 हायर पेंशन से रिलेटेड सभी जानकारियाँ मिल गई होंगी, सभी कन्फ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। फिर भी आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और इसी तरह से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।